नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय वैज्ञानिकों, 130 करोड़ भारतीयों के कठिन परिश्रम और सामूहिक भावना की जीत बताया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और कई मंत्रियों ने टीकाकरण की शानदार उपलब्धि पर डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बहुमूल्य योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झज्जर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में विश्राम सदन का उद्घाटन किया। कहा, सरकार देशवासियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। कहा, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस परेड समारोह को संबोधित किया। कहा, भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ कभी समझौता नहीं करेगा और इसे नुकसान पहुंचाने वालों को उचित जवाब देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं कनकलता। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाकर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ टीके लगाने के लक्ष्य को प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 48 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इसी दौरान 18,454 नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 1,78,831 रोगियों का इलाज चल रहा है। सक्रिय मामलों की दर 0.52% रह गई है। स्वस्थ होने की दर 98.15% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ टीके का लक्ष्य पार करने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए अभियान से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश ने इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि देश 130 करोड़ भारतीयों के विज्ञान, उद्यम और सामूहिक भावना की जीत का गवाह बना है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों से मिले और उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह, रक्षा सहित कई मंत्रियों ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बहुमूल्य योगदान की सराहना की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश ने आज 100 करोड़ टीके लगाकर इतिहास रचा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 100 करोड़ कोविड टीके का आंकड़ा पार करने की शानदार उपलब्धि पर टीम इंडिया को बधाई दी है। हमारा कोरोना वर्कर्स के जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है और दिन रात मेहनत करके देश के कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचा रहा है। मेरी अपील है कि वैक्सीन लगवाने को आप लोग आगे आइए, तभी कोरोना हारेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल बताया। श्री शाह ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सभी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्यकर्मियों के योगदान की सराहना की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो संदेश में कहा है कि भारत ने कोविड पर नियंत्रण पाने में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने कम समय में 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज देने के लक्ष्य को प्राप्त करके भारत ने अपनी संकल्प शक्ति का परिचय दिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने पर मैं भारत के वैज्ञानिकों और मेडिकल रिसर्चर्स समेत पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज भारत जैसे देश में जनता को लगा पाना एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, पर हमें यहां रुकना नहीं है। जब तक देश के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लग जाते, न तो हम रुकेंगे न थकेंगे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत ने ये लक्ष्य 10 महीने से कम समय में पूरा कर लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो संदेश में उन सभी पक्षों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने टीकाकरण अभियान में देश के लिए एकजुटता दिखाई। Congratulations India and thank you Prime Minister Modi ji for the firm, clear and timely direction and for leading the world's largest vaccination drive. The nation stands together recognizing the great efforts of our health workers and frontline workers, scientists, researchers, vaccinators and above all the people of the country who have come forward and displayed confidence in the country's vaccination drive. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस उपलब्धि पर लोगों को बधाई दी है। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, This is a very remarkable achievement. Now, this is not a small matter and this is not even something which we can compare with other countries because the scale and the complexity which we have is not seen elsewhere. So this is very, very creditable and it credits not only those who have made the vaccines, not only those who have deployed the vaccines, those also who have developed the IT backbone to make sure that those who get the vaccines are recorded, the states, the cities, the hospitals, the healthcare workers, all of them deserve credit. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि दुनिया में ऐसा कोई मंच नहीं है जिसने इतनी तेजी से इस लक्ष्य को प्राप्त किया हो। आज हमारे देश के लिए बहुत गौरव का दिन है और इसमें हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। ये जो है आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, देश के लिए। देखिए कि पूरे यूरोप की पॉपुलेशन जो है उससे ज्यादा पॉपुलेशन है 100 करोड़। 100 करोड़ की पॉपुलेशन उनकी नहीं है। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की रूमा देवी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर देशवासियों को बधाई दी है और सभी पात्र लोगों से टीका लगवाने का आग्रह किया। आज हमारे लिए और हमारे देश के लिए गर्व का दिन है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश की जनता के कारण ही ये संभव हो पाया। आज मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूंगी कि ऐसे ही वैक्सीनेशन होता रहा तो तीसरी लहर की जो आशंका है वो खत्म हो जाएगी, हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज देश के कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ लोगों को टीके लगाए जाने की उपलब्धि हासिल करने पर एक गीत जारी किया। कोरोना की काली आंधी जब काल बनकर उमड़ आई, देश घिर गया भ्रम के भंवर में, दहशत की सब पर छाई। तब देश को भारी विपदा से बचाने को, कोरोना महामारी के खौफ से टकराने को, एक और नरेंद्र ने आगे बढ़कर देश की सामूहिक शक्ति को जगा दिया, जगा दिया। मानो विवेकानंद ने फिर से आकर देश के नौजवानों को ललकार दिया।
130 करोड़ की महाशक्ति के नव जागरण से चहुदित हो उठी जय जय। देशवासियों में हौसला भर कहा नरेंद्र ने, डरो मत कि तुम हो मृत्युंजय, तुम हो मृत्युंजय। इस अवसर पर दृश्य श्रव्य फिल्म प्रदर्शित की गई। ये कार्यक्रम लाल किले पर आयोजित किया गया। कोविड महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी को शुरू हुआ। पहले चरण में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को टीका लगाया गया। इसके बाद 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीका लगाने का काम शुरू हुआ। 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीका लगाया गया। इसके अगले चरण में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने की शुरुआत की गई। सरकार ने टीकाकरण अभियान का विस्तार करने का फैसला किया और 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने का काम शुरू हुआ। आज देश ने 100 करोड़ टीका लगाने का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा है। हम सभी कोरोना योद्धाओं, चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों, टीका लगाने वाले सभी लोगों और टीका लगाने के लिए प्रेरित करने वाले अन्य व्यक्तियों का धन्यवाद करते हैं। देश में इस उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग ने 100 स्मारकों को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों वाले प्रकाश से जगमगाया जाएगा। वृंदावन में मदन मोहन और गोविंद देव मंदिर, दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार, उत्तर प्रदेश में आगरे का किला, ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर और मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर इसमें शामिल हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज शाम 4:30 बजे हिंदी में 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का सफर आकाशवाणी के साथ में एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा, जिसे आज रात 9:30 बजे दोबारा सुना जा सकता है। एक और विशेष कार्यक्रम लक्ष्य की ओर शाम 5:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होंगे। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत ने कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय वैज्ञानिकों, 130 करोड़ भारतीयों के कठिन परिश्रम और सामूहिक भावना की जीत बताया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कई मंत्रियों ने टीकाकरण की शानदार उपलब्धि पर डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बहुमूल्य योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झज्जर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में विश्राम सदन का उद्घाटन किया। कहा, सरकार देशवासियों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। कहा, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस परेड समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि नए बनने वाले सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मरीजों के परिजनों के लिए रैन बसेरे हों। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एम्स नई दिल्ली के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर परिसर में इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा निर्मित विश्राम सदन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कैंसर का इलाज कराने वालों के लिए ठहरने की जगह नहीं होना एक समस्या है। उन्होंने कहा कि झज्जर परिसर में विश्राम सदन बनने से ये समस्या हल होगी।
जितने नए एम्स बन रहे हैं वहां पर नाइट शेल्टर्स जरूर बने। अपनी बीमारी से परेशान मरीज और मरीज के रिश्तेदारों को थोड़ी सी भी सहूलियत मिल जाती है तो बीमारी से लड़ने का उनका हौसला भी बढ़ जाता है। ये सहूलियत देना भी एक तरह से सेवा ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देशवासियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा के सदस्यों से राज्य के विकास के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया है। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी गृह मंत्री के साथ थे। गृह मंत्री ने देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल के कारण कम से कम नुकसान हुआ है। आज पुलिस स्मृति दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को देश के प्रति पुलिस कर्मियों की निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर कभी कोई समझौता नहीं करेगा और देश के लिए खतरा पैदा करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक स्थल में आयोजित परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 82वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला वीर गाथा में आज शाम परिक्रमा कार्यक्रम में सुने प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानियां। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 21 अक्टूबर 1934 को जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। रूसी क्रांति की सफलता ने 1920 और 1930 के दशक के दौरान भारतीयों के मन में समाजवाद के बीज बो दिए थे। बड़ी संख्या में युवा असहयोग आंदोलन को वापस लेने और राष्ट्रवादियों के राजनीतिक कार्यों से असंतुष्ट थे। इन विचारधाराओं को भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान प्रचारकों ने आगे बढ़ाया। इस प्रकार 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने
किसानों तथा श्रमिकों को संगठित करने में मदद की, साम्राज्यवाद विरोध को बढ़ावा दिया और गरीबी तथा जमींदारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये गतिविधियां उस समय और तेज हो गईं जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और ब्रिटिश शासकों द्वारा गिरफ्तार किए गए शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति में आंदोलन को जिंदा रखा। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की अनंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा की। इसे अर्जी हुकूमती आजाद हिंद के नाम से जाना जाता था। अनंतिम सरकार ने न केवल बोस को जापानियों के साथ समान स्तर पर बातचीत करने में सक्षम बनाया, बल्कि आईएनए में शामिल होने और समर्थन करने के लिए पूर्वी एशिया में भारतीयों को लामबंद करने में मदद की। नेताजी ने संपूर्ण लामबंदी की घोषणा की। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात सही बात यह है, अहम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। उन्होंने कहा, पूर्वी एशिया में रहने वाले 30 लाख भारतीयों के लिए धन और जनशक्ति सहित अपने सभी उपलब्ध संसाधनों को जुटाने का समय आ गया है। आधे अधूरे मन से किए गए उपायों से काम नहीं चलेगा। इस संपूर्ण लामबंदी से मुझे कम से कम 3 लाख सैनिकों और 3 करोड़ यानी $30 मिलियन की उम्मीद है। आजाद हिंद की अनंतिम सरकार के गठन के साथ सशस्त्र संघर्ष के लिए भारतीय समुदायों की लामबंदी तेज हो गई थी। मलाया, थाईलैंड और बर्मा के कई भारतीय नागरिकों ने उत्साह दिखाया। अन्य लोगों ने आईएनए फंड में उदारतापूर्वक धन और सोने का योगदान दिया। बोस की रैलियों और बैठकों में भाग लेने के बाद महिलाओं ने अपने आभूषण दिए तो अमीर भारतीय परिवारों ने बड़ी धनराशि दान की। इसके अलावा कपड़े, खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुएं भी दी गईं। भारतीय समुदायों से भारी दान के प्रबंधन के लिए अप्रैल 1944 तक रंगून में आजाद हिंद बैंक की स्थापना कर दी गई थी। नेताजी ने स्वतंत्र भारत की भावी राष्ट्रीय सेना के रूप में मुक्ति सेना की परिकल्पना की और युद्ध के नारे के साथ लोगों का आह्वान किया, कॉमरेड मेरे सैनिकों, अपनी लड़ाई को नारा दो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे, जीवन के रहना है तो अनंतिम सरकार में सुभाष चंद्र बोस उसके प्रमुख, प्रधानमंत्री और युद्ध तथा विदेश मामलों के मंत्री थे। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने महिला संगठन का नेतृत्व किया, जबकि एसए अय्यर ने प्रचार और प्रसार विंग का नेतृत्व किया। रास बिहारी बोस को सर्वोच्च सलाहकार के रूप में नामित किया गया। इस घोषणा के तुरंत बाद अनंतिम सरकार को विभिन्न देशों से मान्यता मिल गई थी। आजाद हिंद फौज ब्रिटिश ताकत के लिए एक आसन्न खतरा थी। श्री कृष्ण सिन्हा का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को बिहार के नवादा जिले में हुआ था। श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें कई बार जेल में डाला गया। उन्होंने 8 साल जेल में बिताए थे। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी के साथ साथ श्री कृष्ण सिन्हा ने एक सक्षम प्रशासक और विधायक के रूप में भी योगदान दिया। उन्होंने 1927 में बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्हें 1937 में बिहार प्रांत के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण सिन्हा ने बाद में भारतीयों की सहमति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के भारत को शामिल करने के सवाल के विरोध में इस्तीफा दे दिया। श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। विधानसभा में उन्होंने विषयनिष्ठ प्रस्तावों से संबंधित चर्चाओं में सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने, कोसी, अघौर और सकरी में नदी घाटी परियोजनाओं को लागू करने और बिहार में तेल शोधन तथा उर्वरक उत्पादन जैसे भारी उद्योगों की शुरुआत करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता था। 31 जनवरी 1961 को उनका निधन हो गया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।
आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। ये गाने को पर्दे पर अपने अनूठे अंदाज में पेश किया था शम्मी कपूर ने। 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई के कपूर खानदान में जन्मे शम्मी कपूर को फिल्म दुनिया विरासत में मिली थी। फिल्मों में आने से पहले शम्मी कपूर ने 1948 से 1952 तक पृथ्वी थिएटर में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम किया। 1953 में फिल्म ज्योति जीवन से उन्होंने अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत की। 'फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। शम्मी कपूर ने 1955 में लोकप्रिय अभिनेत्री गीता बाली से शादी कर ली, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन लंबा नहीं चल सका। गीता बाली का 1966 में निधन हो गया। 1969 में शम्मी कपूर ने नीला देवी से दूसरा विवाह किया। शम्मी कपूर आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन एक अभिनेता के तौर पर उन्होंने दर्शकों के दिलों पर जो छाप छोड़ी है वह सदा अमिट रहेगी। T20 विश्व कप क्रिकेट में ग्रुप मैचों में आज दोपहर बाद 3:30 बजे बांग्लादेश का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी से और शाम 7:30 बजे स्कॉटलैंड का सामना मेजबान ओमान से होगा। कल भारत ने दुबई में दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया था। विश्व कप के सुपर 12 में क्वालीफाई मुकाबले में श्रीलंका ने अबुधाबी में ग्रुप ए के मैचों में आयरलैंड पर 70 रन से, जबकि नामीबिया ने नीदरलैंड पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा, मुंबई में आंशिक रूप से, जबकि चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह और गिलगित, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजॉल, अगरतला और गुवाहाटी में बादल छाए रहने और 1-2 स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। ईटानगर और गंगटोक में हल्की वर्षा का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय वैज्ञानिकों, 130 करोड़ भारतीयों के कठिन परिश्रम और सामूहिक भावना की जीत बताया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और कई मंत्रियों ने टीकाकरण की शानदार उपलब्धि पर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बहुमूल्य योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झज्जर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में विश्राम सदन का उद्घाटन किया। कहा, सरकार देशवासियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। कहा, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस परेड समारोह को संबोधित किया। कहा, भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ कभी समझौता नहीं करेगा और इसे नुकसान पहुंचाने वालों को उचित जवाब देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।